हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हम अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे थे अपनी आखिरी वीडियो में, जिसमें हमने गौरी सल्तनत के बारे में बात करी थी। गौरी सल्तनत के बाद जो हम देखते हैं भारतवर्ष के अंदर ग़ुलाम वंश की स्थापना होती है। ग़ुलाम वंश हम इसलिए कहते हैं कि जो मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम थे उन्होंने ही इस वंश की स्थापना करी थी। इसका नाम था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर ग़ुलाम वंश का पहला शासक है। ग़ुलाम वंश का पहला शासक है और साथ ही साथ ये संस्थापक भी है। अब इसको हम ममलूक वंश भी कहते हैं, ममलूक सल्तनत भी कहते हैं। जो ममलूक का अर्थ होता है, यहाँ पर ममलूक का अर्थ होता है ग़ुलाम। अब ये ग़ुलाम जो थे ये तुर्क ग़ुलाम थे और तुर्क ग़ुलामों की जो अहमियत थी वो दूसरे ग़ुलामों से बिल्कुल ही अलग थी। तुर्क ग़ुलाम ख़ासकर लड़ाकू थे, क्योंकि इनका हिसाब वहाँ पर ये था जहाँ पर ये रहा करते थे। हम कहें तो चाइना से ऊपर का जो रीजन था, ट्रांसऑक्सानिया वाला का जो रीजन था, जो इलाका था, वहाँ पर ये रहा करते थे। और जैसे सिल्क रूट है, दूसरे रूट से वहाँ से रूट इनके होकर गुजरते थे, तो ये वहाँ पर लोगों को लूट भी लिया करते थे यहाँ पर। और आपसी झगड़े इनके अंदर इतने ज़्यादा थे कि खाने की कमी थी इनके पास, और थोड़ी चीज़ों के संसाधनों के अंदर ज़्यादा लोगों का जीवन गुजरना मुश्किल था, तो ये एक दूसरे को मार कर भी संसाधनों को हथियाते थे यहाँ पर। तो ये वहीं से ये लड़ाकू बन चुके थे। और इसने यहाँ पर जब इनका इस्लामीकरण होता है बाद में, फिर जो इस्लामिक युद्ध होते हैं उसमें ये शामिल होते हैं, या फिर जो मुसलमानों के जो देश बनाए जाते हैं, जो साम्राज्य बनाए जाते हैं, उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहती है। ठीक है, सैन्य दृष्टि से यानी कि ये बहुत ज़्यादा उन्नत थे यहाँ पर। अब्बासी खिलाफत के समय क्या होता है, उनका इस्लामीकरण होता है जब वो अरबों के संपर्क में आते हैं और अब अरब उनको ग़ुलाम बनने लग जाते हैं यहाँ पर। और एक तरह से वो राज निर्माता के राजा कौन बनेगा, किंग मेकर बन जाते हैं कि भाई इस गद्दी का हकदार ये बनेगा, इस गद्दी का ये, क्योंकि इनकी सत्ता और इनकी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये एक तरह से बिल्कुल ही किंग मेकर बन जाते हैं। और साम्राज्यों का सिकुड़ना और फैलना इनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा निर्भर यहाँ पर हो जाता है। अब ममलूक सल्तनत हम जो देखते हैं यहाँ पर दो जगह पर यहाँ पर स्थापित हुई, एक भारत के अंदर, एक मिस्र के अंदर हुई स्थापित। मिस्र के अंदर होती है ये 1250 के लगभग स्थापित होती है, या फिर कुछ टाइम पहले हो जाती है स्थापित ही वहाँ पर। ठीक है, और फिर बाद में ये स्थापित होती है भारत में, एशिया के अंदर, मध्य एशिया और उत्तरी भारत के हिस्सों में। क्योंकि शुरुआत में ये मध्य उत्तर भारत के अंदर ही रह पाते हैं। जब तुगलक आते हैं तो तुगलक पहुँचते हैं दक्षिण भारत तक, लेकर इसी मध्य भारत तक ये काफ़ी तो जो राजपूताना है उसको ही जीत पाते हैं, और बंगाल वगैरह को भी। फिर अब यहाँ पर ये कब बनता है, दिल्ली का सुल्तान कब बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और संतान विहीन वो होता है, संतान उसके पास होती ही नहीं, बेटा कोई उसका होता नहीं है। इस वजह से उसकी सत्ता जो है वो ग़ुलामों के अंदर बांट दी जाती है। इससे कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है भारत, जो यलदौज उसको मिलता है गजनी, और यहाँ पे जो कुबाचा है सिंध और मुल्तान का जो स्थान है वो इसको दे दिया जाता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहला संस्थापक है यहाँ पर और पहला ही सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर। ठीक है, जब गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा भारतीय राजाओं के साथ, पृथ्वीराज चौहान मुख्य थे यहाँ पर, तो उस समय इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ था यहाँ पर। और जब वो तराइन का युद्ध जीत गया, यानी कि जो दूसरा तराइन का युद्ध जब वो जीत गया, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का, या फिर जो भारतीय हिस्से हैं उसका सूबेदार नियुक्त कर डाला और वो यहाँ से चला गया। ये कब हुआ, 1192 में दिल्ली का उसको सूबेदार बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद वो दिल्ली का, अगर हम कहें तो एक तरह से राजा बन जाता है, जब 1202 के अंदर मृत्यु जाती है मोहम्मद गौरी की यहाँ पर। मगर वो चीज़ क्या करता है यहाँ पर कि मैं सुल्तान तो दिल्ली का रहूँगा, सुल्तान दिल्ली का रहूँगा, मगर आपको भी अपना सुल्तान मानो। जो गजनी के अंदर बैठे हुए गौरी राजा होते हैं, सुल्तान होते हैं, उनको अपना मालिक फिर भी मानता है वो यहाँ पर। वजह क्या होती है कि ताजुद्दीन यलदौज होता है, ताजुद्दीन यलदौज ही कहता है कि मैं गजनी के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मेरा दावेदारी ज़्यादा बनती है दिल्ली की सरज़मीन पर, क्योंकि गजनी के मोहम्मद गौरी ने ही यहाँ पर
साम्राज्य को स्थापित करा है और गजनी पे आज मेरा कब्ज़ा है, तो मैं ही आकर दिल्ली का भी राजा हूँ यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो इसके दावे को ख़त्म करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये चीज़ कही, चाल चली थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी के जो वंशज हैं उनको अपना सुल्तान मान लिया था यहाँ पर। और ताजुद्दीन यलदौस को, जो ताजुद्दीन यलदौस है, वो दिल्ली पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज लेकर आगे बढ़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे बढ़ के पंजाब में ही उसकी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया और यहाँ पर फिर उसने अपनी जो लाहौर है उसको राजधानी बनाया, ताकि जो पश्चिमी हाथ जो हमले हैं, जो उसी के भाई सगे जो मतलब जो उसकी तरह के लोग हैं, जो वहाँ पर ग़ुलाम हैं, वो हमले करेंगे। यलदौस भी है, कबाचा भी है, उनको दबाने के लिए उसने लाहौर को बनाया अपनी राजधानी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यानी कि इस्लाम की ताकत को दिखाने वाली मस्जिद का निर्माण करा। कुतुब मीनार, जिसे मीनार फ़तेह भी कहा जाता है, दिल्ली में मुसलमानों की फ़तेह होने की खुशी में और यहाँ पर इस्लामिक साम्राज्य स्थापना होने की खुशी में उसको बनाया गया और इसका जो नाम करा गया वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में उसका नाम कुतुब मीनार यहाँ पर रखा गया। और साथ ही साथ में उन्होंने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर के अंदर भी 28 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद भी बनवाई यहाँ पर। और इनका जो एक यहाँ पे देखते हैं, हमको उपाधि दी जाती है लाख बख्श की। लाख बख्श का मतलब यहाँ पर ये है कि जिन्होंने लाखों सिक्के या रुपए, हम कह सकते हैं कि जो लोगों को दान में दिए, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। और 1210 के अंदर इनकी मृत्यु जाती है चौगान, यानी कि पोलो खेलते हुए गिर जाते हैं घोड़े से और घोड़ा इनके ऊपर से ही चला जाता है, मतलब रौंद देता है इनको, इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद इनका बेटा गद्दी पे बैठता है, जिसका नाम होता है आराम शाह। नाम से जो है वही काम भी होते हैं। आराम शाह है तो आराम परस्त इंसान ये होता है और एक बिल्कुल अयोग्य शासक यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। अब जो दिल्ली के जो हम कह सकते हैं, या फिर जो ख़ास तौर पर जो लाहौर के आसपास के जो लोग थे यहाँ पर, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करा, समर्थन दिया कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है तो उसको सुल्तान बनना चाहिए। मगर जो सल्तनत के जो दूसरे हिस्से के जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, सरदार जो थे, उन्होंने इस बात के ख़िलाफ़ उसका विरोध किया, ठीक है। इसी बीच सैन्य न्यायाधीश अमीर दाद अली इस्माइल के नेतृत्व में जो तुर्क अमीर हैं, उन्होंने समर्थन यहाँ पे किया इल्तुतमिश का, क्योंकि वो दामाद भी था उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि वो सबसे ताकतवर अमीरों में से था, यहाँ पर ताकतवर तुर्क सरदारों में से था, कि जो साम्राज्य को सही से चला सकता है। उसका समर्थन करा कि आप यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है उसकी गद्दी पे बैठेंगे। फिर वो अपनी फ़ौज को लेकर जाता है, आराम शाह को वहाँ से कूच करके हटाता है और दिल्ली के सल्तनत का यहाँ पर सुल्तान बन के बैठ जाता है। फिर बाद में जो राजधानी है लाहौर, उसको वो स्थानांतरित करके दिल्ली लेके आ जाता है। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। 26 वर्ष इन्होंने यहाँ पर दिल्ली पर शासन करा है लगभग, ठीक है। इल्तुतमिश का जो करियर है यहाँ पर, जो शुरुआत होती है उसकी, वो इस तरह से होती कि ये ग़ुलाम थे। इल्बारी कबीला, तुर्क कबीला है, उसके ये ग़ुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक इनको ख़रीदते हैं और ये सैन्य योग्यता बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। कई सारे विद्रोह को दबाते हैं ये, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ख़िलाफ़ होते हैं। दूसरे बहुत सारे काम करते हैं। दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनकी कि आगे होने क्या वाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक इनको अपना दामाद बना लेते हैं यहाँ पर, और अपने जीते जी ही इनको अमीर शिकार की उपाधि भी देते हैं, जो शिकार मतलब शिकार करने वालों का सबसे बड़ा लीडर, लॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बाद में इनको ग्वालियर है, बुलंदशहर, यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है और 1206 के अंदर सूबेदार बनते हैं ये बदायूं के। और बदायूं ही इनका सबसे बड़ा गढ़ बनता है, जहाँ पर ये बाद में जो दूसरे जो उनके विद्रोही हैं उनकी हत्या करेंगे यहाँ पर, जो कबाचा वगैरह है यहाँ पर, या फिर हम कहेंगे गयासुद्दीन महमूद बंगाल का राजा जो है उसकी हत्या वहीं पे कर देंगे ले जाके, ठीक है। अब आगे हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ जो यहाँ पर हुई, जैसे मैंने बताया कि कुछ ने समर्थन इनका करा तो कुछ समर्थन भी नहीं करा कि ये सुल्तान बन सकते हैं। वजह क्या है कि ये भी ग़ुलाम थे, तो बहुत से ग़ुलामों ने कहा तुम ग़ुलाम हो, तुम बन सकते हो, हम क्यों नहीं बन सकते यहाँ पर, तो वो इनके ख़िलाफ़ हो गए।
इस उनकी खिलाफत यानी जिनका विद्रोह है उसको दबाने के लिए इन्होंने अब्बासी खलीफा से एक संदेशनामा यहाँ पर लिया, मतलब उनसे एक बात एग्रीमेंट, मतलब बात को मनवाया कि हाँ भाई मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, आप इस बात को लिख के भेज डालें। मतलब जो जिनका शासन है उसको वैधता घोषित करवाई। ठीक है, इनके शासन को 3 हिस्सों के अंदर बांटा जाता है यहाँ पर 1210 से लेकर 1220, 1221 से 1229, 1219 से 29 से लेकर 39 तक। पहले में अगर उन्होंने दमन करा लोगों का, जो इनके विद्रोही थे, चाहे कबाचा हो, यलदोज हो, गयासुद्दीन महमूद हो, या फिर जो राजपूत राजा हैं उनको दबाया इन्होंने। फिर मंगलों से इन्होंने सामना करा। फिर जब उनको टाइम मिला तो उन्होंने जो सत्ता थी अपनी उसका सेकेंडरीकरण यहाँ पे करा, मतलब जो समाज, जो शासन व्यवस्था है उसको पहली बार ममलूक में से कोई लेकर आया पहिए रास्ते पे अपने कि भैया चलाएंगे उस तरह से, हम यही सिस्टम यहाँ पर होने वाला है। तब जब उन्होंने दबाना शुरू करा, सबसे पहले दबाना इन्होंने करा अपने दरबारियों के अंदर जो थे कुतुबी और मुइज़ी, इनका दबदबा दरबार के अंदर बहुत ज़्यादा था, तो इनको इन्होंने हटाकर यहाँ पर तुर्कान चहलगानी की स्थापना की, जिसके अंदर 40 लोग हुआ करते थे। इनके दबदबे को इस तरह से इन्होंने ख़त्म करा और बाद में इनको कहते हैं इतिहासकार मरवा भी दिया या हटा दिया वहाँ से। दूसरे जो तुर्क थे उनको ही, सरदारों को ये लेकर आए। फिर दूसरा जो इनका यलदोज है, यलदोज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी चैलेंज करा था, तो इनको भी चैलेंज करा कि दिल्ली का दावेदार जो हुए वो मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उनका ग़ुलाम भी हूँ और गजनी के ऊपर जो उनकी राजधानी थी उस पर नियंत्रण मेरा है यहाँ पर। तो कुतुब जो इल्तुतमिश ने इसको कुचलने के लिए 25 जनवरी 1206 में तराइन में इसके खिलाफ युद्ध लड़ा और कबाचा की हत्या कर दी यहाँ पर, यलदोज की। ठीक है, अब जो कबाचा है उससे भी युद्ध होता है, क्योंकि कबाचा को कमज़ोरी, जो कबाचा है वो यलदोज से लड़ चुका होता है यहाँ पर, जो ख्वारिज़मी है उनसे भी लड़ चुका होता है वो, तो वो पहले से ही कमज़ोर हो चुका होता है। तो इस प्लान बनाता है कि इसको दो तरफ से घेर के चारों खाने चित कर देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो एक फ़ौज भेजता है वो गुजरात की तरफ से, एक फ़ौज भेजता है वो दिल्ली की तरफ से। ठीक है, लाहौर से मुल्तान पर आक्रमण करती, दूसरी क्या करती दिल्ली से उच्च पर। अब यहाँ पर क्या होता है, जब दिल्ली वाली फ़ौज उच्च पर कब्ज़ा कर लेती है तो वो क्या होता है, भागता है बक्कर किले में, जहाँ पर उसको दिल्ली की सेना जो है वो घेर लेती है। उस पर कब्ज़ा करती है लाहौर वाली सेना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। फिर वो आखिर क्या करता है कबाचा, यदि का जो नदी है सिंधु नदी, उसमें कूद कर आत्महत्या कर लेता है और सुल्तान जो है दिल्ली का सुल्तान बन बैठता है यहाँ पर, मुल्तान का भी और सिंध का भी सुल्तान, उनको समझ में मिला लेता है अपने यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर बिहार और बंगाल का विलय। बिहार बंगाल हम देखें जो मोहम्मद गौरी है उनके समय में ही दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है वो, मगर जैसे कि वो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसको घोषित कर डालते हैं, और हमेशा ही ये चलता रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो गयासुद्दीन महमूद ने घोषित कर डाला अपना आप को स्वतंत्र शासक, जो कि बंगाल का सूबेदार था। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुल्तान ने क्या करा भैया, अपनी फ़ौज भेजी कुचलने के लिए उसके विद्रोह को। तो गयासुद्दीन महमूद जो है वो मान गया कि हाँ भाई मैं आपको खिलाफ दूँगा, आप सुल्तान है। मगर जैसे ही फ़ौज हटी वहाँ से, उसने फिर ऐलान कर दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ। तो जो इल्तुतमिश है उसने एक बड़ी फ़ौज और भेजी, उसको कैद करवा कर मरवाया और नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया, और जो बंगाल है उसका विलय यहाँ पर इस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर हो गया। अब जैसे कि नसीरुद्दीन वहाँ से हटा तो दूसरा था यहाँ पर मलिक बल्खा खिलजी, उसने विद्रोह कर डाला यहाँ पर। तो फिर जो इल्तुतमिश है वो ख़ुद गया वहाँ पर 1230 के अंदर और बल्खा खिलजी को मार दिया। फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है पूरी से काबिज हो जाती है बंगाल के ऊपर। अब जो खिलजी हैं वो क्या करते हैं, जो आखिरी सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का उसको मारते हैं यहाँ पर, कैकमा जिसका नाम है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो छोटा। और जो फिर दिल्ली सल्तनत जो है उसकी शुरुआत भी इस तरह से होती है, जो बंगाल से आते हैं। ठीक है, हालांकि होते तो अफ़गानी हैं, ये भी तुर्क होते हैं। अब देखते हैं हम दूसरी विजय जो इनकी रही यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ, जैसे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो ग्वालियर है, रणथंभौर है, अजमेर है, जालौर है, कलिंजर है, तो इन्होंने क्या करा, भाई हम स्वतंत्र हैं, अब घोषणा कर डाली। तो फिर जो इल्तुतमिश है इसने इनको कुचलने की शुरुआत करी, कब,
1231 में कन्नौज बनारस पर कंट्रोल करा उन्होंने आपस से, 1239 में मालवा उज्जैन में, ठीक है। और इसी तरह से करते करते जो ग्वालियर है, मालवा है, जो दूसरे इलाके हैं, उनको इन्होंने आपस जीत के दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। और जो दिल्ली सल्तनत है इस तरह से कि मजबूत हुई। फिर इन्होंने अपने जो साम्राज्य है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सही तरह से स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर और है, जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए यहाँ पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत-ए-इस्लाम बनानी शुरू तो करी थी, मगर वो पूरी नहीं हुई थी ना, कुतुब मीनार पूरी हुई थी। इसका काम पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। हौज़ शमसी बनाया, सुल्तानी गढ़ी बनवाया, यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने काम करे, मस्जिदें बनाई, मसाजिद बनवाई, जलाशय बनवाए, जो लोगों की सुविधाओं के लिए चीज़ें करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कुएँ खुदवाना, नहरें बनवाना, सारे काम इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर बहुत काम करा इन्होंने। फिर इन्होंने एक चीज़ और चलाई अपने ज़माने के अंदर कि भाई जो गरीब लड़कियां हैं उनका सामूहिक विवाह करवाते थे ये लोग। ये भी चीज़ें मिलती हैं देखने को हमें इतिहास के अंदर, ठीक है। और सूफी संतों के लिए खानकाहें बनवाना, कब्रस्तान, दरगाहें बनवाना, ये सब चीज़ें इन्होंने काफ़ी काम करा इस बारे में। एक सूफी औरत हामिदुद्दीन, उनकी खानकाह का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के आगे जब आप जाएंगे दरगाह पर महरौली में, तो वहाँ आपको मिलती है एक बावली, गंधक की बावली बोलते हैं, कि दरगाह के पास पानी की कमी थी, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने गंधक की बावली खुलवाई वहाँ पर, ठीक है। 1231 में इन्होंने नसीरुद्दीन की याद में बनवाया सुल्तानगढ़, जो कि मौजूद है, कुछ टाइम पे आ जाके देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और फिर इनकी मृत्यु होती है 1236 में, इनकी मृत्यु हो जाती है। और अपनी मृत्यु से पहले ही वसीयत कर डालते हैं कि जो रज़िया सुल्तान है वो मेरी जानशीन बनेगी, मतलब उत्तराधिकारी बनेगी। अब इतिहासकारों के अंदर इस बात को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब रज़िया गद्दी पे बैठी दिल्ली की, तो उसने ये अफवाहें फैलवाएं कि मेरे बाप ने मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त करा था, ठीक है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वाकई में सुल्तान जो इल्तुतमिश है उन्होंने इनको नियुक्त करा था अपना ऐसा उत्तराधिकारी, ठीक है। मगर जैसे कि गद्दी पे ये एकदम से नहीं बैठ पाती, इनके जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा गद्दी पे बैठता है यहाँ पर, ठीक है। नसीरुद्दीन उसका नाम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। नसीरुद्दीन में बोल रहा हूँ। रुकनुद्दीन को गद्दी पे बिठा डालते हैं कौन यहाँ पर, जो तुर्क अमीर होते हैं यहाँ पर, जो चहलयान के सदस्य होते हैं, और बलबन भी उसमें शामिल होता है यहाँ पर। रुकनुद्दीन की माँ का नाम होता है यहाँ पर तुर्कान बेगम बोलते हैं उनको। तो जो रुकनुद्दीन है वो सुल्तान बनता है, मगर जो साम्राज्य है, जो राज है, वो चलाती है उनकी माँ तुर्कान बेगम, ठीक है। अब जो इल्तुतमिश है उसको भरोसा कैसे होता है रज़िया के ऊपर। जब भी इल्तुतमिश किसी कैंपेन के ऊपर जाया करते थे यहाँ पर युद्ध को, मतलब विद्रोह को दबाने के लिए, तो वो रज़िया को ही अपना नायब बना के चलाते थे, मतलब कि भाई जब तक मैं नहीं हूँ तुम, जो दिल्ली है तुम चलाओ उसको आराम से। और ऐसा ही एक बार जब हुआ, जब वो ग्वालियर गए, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा जब वापस लौट कर आए तो रज़िया ने इतनी आसानी से अपनी चीज़ों को हैंडल करा कि बहुत बड़े चलाया समाज जो शासन चलाया उन्होंने वहाँ पर। तो इससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं यहाँ पे जो इल्तुतमिश हैं, प्रभावित होते हैं, और वो नियुक्त कर डालते हैं कि भाई मेरे बाद मेरी बेटी बनेगी सुल्ताना, ठीक है। मगर सुल्तान शहरखानी जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, और जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ हैं उसको बना डालते हैं शादक माँ का। और रज़िया क्या करती है, बाद में गद्दी से हटाने के लिए विद्रोह करा डालती है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। जो जनता है उसको जो रुकनुद्दीन के ख़िलाफ़ भड़का डालती है, और इनकी हत्या करवा के गद्दी पे ये आपस बैठ जाती है यहाँ पर। अब इसने ये चीज़ देख ली थी कि जो तुर्कान चहलगाएँ, जो तुर्क लोग हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं करते कि महिला उन पर राज करे, कि एक महिला उनके ऊपर कैसे राज करे, जबकि मतलब बहुत सारे वहाँ पे मर्द ज़िंदा है। तुर्कान चहलगाएँ से कोई सदस्य बन सकता है राजा यहाँ पर, जैसे कि एक वक्त में कुतुबुद्दीन ऐबक था जो उसका ग़ुलाम था, इल्तुतमिश बन गया था शासक, तो हम भी बन सकते हैं। तो इसने क्या करा, जो तुर्कान चहलगानी है उसके अंदर इनने गैर जो तुर्क लोग थे उनको शुरू करा शामिल करना। इससे जो तुर्कान चहलगानी के जो लोग थे उसके ख़िलाफ़ हो गए। फिर यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि उसका
एक पर्सनल बॉडीगार्ड था याकूत, ठीक है। याकूत नाम के जो व्यक्ति था वो अफ्रीका के मूल का और था तो काला, फिर वो वहाँ से आया था। तो उन लोगों को जो तुर्कान चहलगानी थी उसको पसंद नहीं आया कि ये इसको अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना रही है, सैलाब सपा मतलब सिपा सलार बना रही है, कि सलाह मशवरा कर रही है, इससे सारा सब कुछ। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शुरुआत करी यहाँ पर कि इसके संबंध है इससे। हालांकि मैं तो मानता नहीं इस चीज़ को कि कभी हुआ होगा ऐसा, मतलब उसको बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश की गई। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा करा गया था, वाकई में हो सकता भी है, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है, उसके ख़िलाफ़ होते हैं बहुत सारे विद्रोह, बगावतें होती हैं कि भैया बगावतें करेंगे, गद्दी से हटेगी, हम कब्जा के बैठ जाएंगे। निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैद वज़ीर यहाँ पे इनके ख़िलाफ़ विद्रोह कर डालते हैं। साथ में इनके कुछ वज़ीर भी होते हैं जिसको ये कुचल डालती हैं। फिर दूसरा विद्रोह होता है 1240 के अंदर लाहौर में, मलिक मुइज़ुद्दीन कबीर ख़ां करते हैं ये। जब हम वहाँ से लौट कर आते हैं तो देखती हैं कि जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई है यहाँ पर। और फिर ये चीज़ और देखती हैं कि जो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया है, जो भटिंडा तबर हिंद का गवर्नर है, उसने भी यहाँ पर बगावत कर दी है। दिल्ली लौटते लौटते ही देखती हैं तो ये पहुँच जाती हैं भटिंडा तबर हिंद, उसको कुचलने की नहीं बगावत को। अब वहाँ पे क्या होता है कि रज़िया को बंदी बना लेता है मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। अब इतिहास के अंदर भी कई चीज़ें मिलती हैं, पढ़ते हैं तो जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग नज़रिए हैं इसके बारे में। वो कहते हैं कि मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया जो है वो रज़िया को प्यार मोहब्बत करते थे उससे, तो चाहते थे कि निकाह कर लें। मगर जो रज़िया हैं वो उलझी हुई थी दिल्ली के अंदर, तो उनकी बात को वो सुन नहीं पाती थी, मतलब फिर अहमियत देती नहीं थी। तो अल्तूनिया को ये लगा कि भाई अब ये ख़तरे के अंदर हैं, बगावतें बहुत ज़्यादा हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि ये मेरे साथ रह लें। इसलिए वो उनको कैद कर लेते हैं, बाद में उससे शादी करते कि ये मेरे साथ रहेगी तो ज़िंदा कम से कम रह जाएगी, चाहे सुल्ताना ना रह पाए यहाँ पर ये। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाई मोहब्बत वाला कुछ नहीं थी, जो याकूत है उससे मोहब्बत करती थी सुल्ताना। अब बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग नज़रिया है यहाँ पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर होता है वो ये, जैसे कि रज़िया है बंदी बन गई, तो आखिरकार वो जो अल्तूनिया उससे शादी कर लेती है यहाँ से, जो भी वजह रही हो, चाहे वो बंदी से आज़ाद होने वाली शादी करी हो, चाहे उसने मोहब्बत भी शादी करी हो यहाँ पर, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, जो दरबारी होते हैं तो वो मुइज़ुद्दीन बहरम शाह को बना डालते हैं दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। कब बनता है वो, 14 अक्टूबर 1440 में, नहीं 14 अक्टूबर पर बन चुका होता है पहले वो। इस बीच क्या होता है, रज़िया क्या करती है, जो अल्तूनिया है उसके साथ मिलकर बनाती है बड़ी फ़ौज और दिल्ली तरफ वो कूच करते हैं, ठीक है। अब जब दिल्ली तरफ वो कूच करते हैं, जब वो पहुंचते हैं तो जो फ़ौज होती है बैरम शाह की, वो उसकी फ़ौज को हरा डालते हैं और वो कैथल की तरफ से आते हैं हमला करने, बठिंडा से होते हुए। अब यहाँ पर होता क्या है कि उनकी फ़ौज क्या करती है, आखिर में जब वो हारती है तो वो उन्हीं का साथ छोड़ डालती है, और जो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया है उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। रज़िया सुल्ताना के साथ क्या होता है कि वो वहाँ से भाग जाती है और जो फ़कीर होते हैं उनका चौका डाल लेती है अपने ऊपर, कि कोई पीछे में पहचान ना पाए कि मैं सुल्ताना हूँ। अब वो क्या करती है, मांगने बैठ जाती है, तो एक गांव का इंसान उसको देख लेता है कि ये भिखारने मांग रही है, तो देता है इसको खाने की नहीं। अब जब वो देखता है कि लिबास इसका हट गया है, मतलब सो रही होती है उस टाइम वो, तो वो देखता है कि इस कपड़े बहुत बढ़िया पहन रखी है उसने, तो वो उस लालच के अंदर इस सुल्ताना को मार डालता है और इसका सामान जो है वो ले जाता है। बाद में पता चलता है, जब पता करते हैं कि सुल्ताना कहाँ गायब हो गई, तो बताता है बाद में उसकी भी मौत, कोई मतलब मार डालते हैं लोग। अब दूसरे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाई ये हिंदुओं ने मार दिया था इनको। अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग इनके विचारधाराएँ हैं, अपनी मतलब नज़रिया है। और आप एक चीज़ और देखेंगे, जो जैसे सुल्ताना है उनके 2 मकबरे हैं, एक तो कैथल हरियाणा में मौजूद है, एक दिल्ली के अंदर मौजूद है, तुर्कमान गेट के पीछे पड़ता है, मैं गया हूँ वहाँ देखने। तो वहाँ 2 कब्रें हैं, एक रज़िया सुल्तान की है और उनकी बहन की है वहाँ पर। अब बहरहाल जहाँ भी रहा हो, जहाँ को दफनाया गया हो, तो 2 मकबरे देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और इनकी हत्या यहाँ पे की जाती है। और फिर मुइज़ुद्दीन बहरम जो है दिल्ली का सुल्तान बना रहता है यहाँ पर। मुइज़ुद्दीन बहरम शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे बनता है सुल्तान बनता है महमूद। अब महमूद को हटाकर नसीरुद्दीन क्या करता है, मसूद बनता है, सॉरी, नसीरुद्दीन को बैठा डालता है यहाँ पर, कौन, बलबन गद्दी के ऊपर।
गद्दी बिठाने के बाद बलबन यहाँ पे करता है क्या है कि वो एक तरह का जैसे कि हम कहते हैं पहले ही किंग मेकर थे तुर्क, तो ये भी किंग मेकर निकलता है यहाँ पर। अब नसीरुद्दीन महमूद कहेंगे बलबन कौन था यहाँ पर? बलबन था भाई नवा शासक ममलूक सल्तनत का, और इल्तुतमिश ने इसको ख़रीदा था और सेम जातीन की इलबारी। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं जो तुर्कान चहलगानी में शामिल करता है इल्तुतमिश इसको, कि देखता है ये दिमागदार इंसान है, और पता चलता है इसको अमीर शाकिर शिकार, जो कभी वो ख़ुद बनाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर जो नसीरुद्दीन महमूद बनता है तो उसका बन जाता है ये वज़ीर। और जब गद्दी बैठती है शुरुआत के अंदर तो समर्थन करता है ये उसका, बाद में जब देखता है कि दूसरे जो लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं तो ये भी ख़िलाफ़ होकर बगावत कर डालता है इसको, और बहरम शाह को गद्दी बैठाने में मदद करता है ये। तो जो बहरम शाह है वो इससे खुश होकर जो रेवाड़ी की जागीरदारी है वो दे डालता है बलबन को। इस तरह से बलबन जो है वो तत्ता में धीरे धीरे आता है, शामिल होता है यहाँ पर उसने। ठीक है, अब जब ये पर चीज़ होती क्या है कि जो नसीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन बदलता है इसको अपना प्रमुख सलाहकार, किस लिए कि उसने मसूद को हटाकर नसीरुद्दीन को गद्दी में बैठाने के लिए मदद करी थी, और अपनी बेटी से शादी भी करवाई थी नसीरुद्दीन महमूद की, दामाद भी हैगा, और जो एहसान है वो उसके ऊपर और ज़्यादा है। और महमूद यहाँ पर क्या है कि एक हम कह सकते हैं कि अयोग्य शासक होता है उसको साम्राज्य चलाने की मतलब सलाहियत नहीं होती उसके अंदर। तो वो क्या करता है कि जब बलबन है उसको बदलता है अपने नायब ममलिकत उप सुल्तान की, भैया सुल्तान आप सुल्तान मैं रहूँगा, प्रशासन जो है वो आप चलाइए। अब इससे क्या होता है कि सेना है, जो ख़जाने के मामलात हैं वो सारे के सारे पहुँचाते हैं बलबन के हाथ में, और जो सत्ता है उसकी मजबूत होना, मतलब जो उसके हाथ में पावर आने लग जाती है। फिर इतिहासकार यहाँ मानते हैं कि जो नसीरुद्दीन महमूद है उसकी हत्या करवाई थी बलबन ने, मगर कुछ मानते हैं कि उसकी नेचुरली डेथ हुई थी यहाँ पर। जो भी रहा हो, उसके बाद बन जाता है यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद पर बनता है बलबन दिल्ली का सुल्तान, और नाम रखता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और कई सारे काम उसने करे, मगर सबसे बड़ा काम उसका ये था कि उसने सेना के अंदर ही बदलाव कर डाला बहुत ज़्यादा। और अपने टाइम के अंदर कहा जाता है कि वो क्रूर शासकों में से था। वजह क्या थी कि जब वो गद्दी पे बैठा तो इतने ज़्यादा विद्रोह होते और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी दिल्ली के अंदर आसपास, कि उसने उनसे निपटने के लिए बिल्कुल ही जो क्रूरता का रास्ता है, बिल्कुल दमन का जो रास्ता है, उसने वो अपनाया। उसने क्या करा भैया, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी जासूसी के सिस्टम की, कि भाई जो दरबारी हैं उन पर निगाह रखी जा सके, जासूसी करवा जाता वो उनकी। अगर कोई दरबारी उसके ख़िलाफ़ बोलता हुआ पाया जाता था तो वो उसकी हत्या दरबार के अंदर ही करवा दिया करता था यहाँ पर। और जो तुर्कान चहलगानी है उससे उसको तदार डरता कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ विद्रोह ना कर दें, तो उनने तुर्कान चहलगानी को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। वजह यही थी कि वही तुर्कान चहलगानी से निकला था, ग़ुलाम था, तो कोई उसको चैलेंज ना कर पाए, इसलिए उनसे उन सबको बहुत सारे को मरवा दिया यहाँ पर। ठीक है, और फिर दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर यहाँ पर ये जो त्यौहार होता है नवरोज़, जो पारसी त्यौहार होता है, उसको दिल्ली में लेकर आया। ठीक है, और पंजाब के अंदर धर्मांतरण भी बहुत ज़्यादा इसके ज़माने के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जिनने करा सैनिक संगठन के अंदर पुनर्गठन। क्या क्या करा इसने यहाँ पर भाई, कि जो सेना के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया इसने दीवान अरीस का, कि भाई जो युद्ध मंत्री होगा, और उसने जो अपने जो मतलब कह सकते हैं वफादार इमादुद्दौला को इसका बनाया मुखिया। और वज़ीर की जो हम कह सकते हैं जो ताकत थी, वित्तीय ताकत थी, उसको बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म करके पूजा से अपने हाथ में ले लिया कि वज़ीर मेरे ख़िलाफ़ विद्रोह ना कर पाए। जो नसीरुद्दीन है उसका ये वज़ीर भी था यहाँ पर। और वैसे क्या होता है, जो सेना होती है वो ज़्यादा ताकतवर बन जाती है, और बाहरी हमले हैं, आंतरिक हमले हैं, तो वैसे वो उसको दमन भी कर पाता है सही से। दमन में देखते हैं हम क्या करता है भैया, ये जो मेवाती हैं उनका दमन करता है, उनकी मतलब मास स्केल पर बहुत बड़े स्तर के ऊपर उनकी हत्याएं करवाता है। वजह क्या आती है कि जो मेवाती हैं वो दिल्ली की तरफ आने वाले काफ़िलों के ऊपर हमला करते थे उस टाइम, और दिल्ली के अंदर के बाद मतलब छोटे इलाके के अंदर घुसकर मार काट करना, लूटना करते थे ये चीज़। अब बलबन था क्रूर शासक, मतलब ताकतवर शासक था यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो जो उसकी छवि है वो ख़राब होती थी इससे बहुत ज़्यादा।
इससे बचने के लिए हिसाब बनाया कि भैया अब ऐसे चलेगा नहीं, जब मेवाती हैं इनसे बात नहीं कर सकते हम, इनको कुचल दो बिल्कुल। तो बलबन ने आदेश दिया जो दिल्ली के आसपास का जंगल है, जो रास्ते में जंगल जितना भी पड़ता है, तो सारा जंगल सब काट दो यहाँ से बिल्कुल। और जब मेवाती जो भी रास्ते के अंदर मेवाती आए, चाहे वो शामिल हो ना हो, उसको मार दो। तो उन्होंने इतने मरवाए, लोग इतने मरवाए कि वो 1 लाख तक लोग यहाँ पर मर गए, मारे गए मेवाती। फिर इनका युद्ध भी हुआ बंगाल से, जहाँ बंगाल ने देखा भाई कमज़ोर हो दिल्ली शासक, तो वो स्वतंत्र हो जाया करते थे। वही चीज़ इस टाइम भी हुई इनके साथ टाइम में भी। तो इनके समय के अंदर यहाँ पर तुगरिल खान बंगाल का सूबेदार था, उसने अगर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर डाला। कब? 1289 में। बलबन ने फ़ौज भेजी, तुगरिल खान ने फ़ौज को हरा दिया। जो बलबन है दूसरी फ़ौज भेजता है, कोई ख़ास नतीजा नहीं होता। फिर बलबन खुद आता है बड़ी फ़ौज लेकर, तुगरिल खान जो है जंगलों के अंदर भाग जाता है और बाद में उसको पकड़ के, तुगरिल खान को पकड़ के यहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब विद्रोह ना हो बंगाल के अंदर, तो वो जो यहाँ पर बलबन है वो अपने छोटे बेटे को उठा देता है, बुखारा खान को, बड़ा गवर्नर वहाँ का बंगाल का। अब हम जब बात करते हैं कि भाई अब जो मंगोल हैं उनके प्रति इनका रवैया क्या रहा। मंगोल उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे, तो वो दिल्ली के आसपास जो लाहौर का इलाका है वहाँ तक तो पहुँच चुके थे। ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल किया था। हाँ, सिंध और मुल्तान जो है वहाँ पे खतरा था कि आक्रमण ना हो जाए। तो जो बलबन है उसने क्या करा भैया कि भाई बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी कि बड़े बड़े ताकतवर सेना जो कमांडर थे उनको लगाया, किले बनवाए, बहुत कुछ करा, मगर जो मंगोल थे वो रुके नहीं, वो फिर भी कुचलते हुए आगे पहुँच जाया करते थे हर चीज़ को। तो उसने क्या करा भाई, आखिरकार ऐसा करते हैं कि हम जो सरहद है पश्चिमी सरहद उसको तो हिस्सों में बांटते हैं। जो बाहरी सरहद है जो उसको संभालेगा मेरा जो बेटा है मोहम्मद खान, और जो आंतरिक सरहदों की संभालेगा उसको बुखारा खान मेरा बेटा। अब जब बाहरी सरहद को संभालते हुए जो मोहम्मद खान है उसकी हो जाती है यहाँ पर मौत, मर जाता है वो यहाँ पर। तो इसको लगता है बहुत बड़ा सदमा, जिस वजह से इसकी बाद में चल के भी मौत हो जाती है। और एक तरह से ये कहें कि ये जो मंगोल हैं उनसे ये जीत नहीं पाता, फिर भी मंगोल के जो हाथ है बहुत सारे जो जगहें हैं अपनी वो ये खो देता है। फिर इनकी मौत हो जाती है कब? 1287 में, 80 वर्ष की आयु में मौत होती है। फिर इनका बेटा है, पोता है, खैर को बाद बैठता है गद्दी पे, बाद में वो भी मर जाता है स्ट्रोक से यहाँ पर। फिर उनका 3 साल बेटा बैठता है शमसुद्दीन कैकुमर, जिसको यहाँ पर हटा कौन देता है यहाँ पर? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी हटाता है इसको गद्दी पे से और उसकी हत्या कर डालता है यहाँ से। और इस तरह से अंत होता है यहाँ पर जो ममलूक सल्तनत गुलाम वंश है उसका। अब हम जब बात करने वाले हैं वो है प्रशासन की, क्योंकि उन्होंने प्रशासन व्यवस्था जो है ठीक कर दी थी ममलूकों ने। जो इल्तुतमिश है उन्होंने कुछ यहाँ पे चेंजेस करे, कुछ करे चेंजेस यहाँ पे बलबन ने। देखते हैं हम जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अजूबी समाज से उन्होंने ली थी, क्योंकि वहाँ पर ये कभी शामिल रहे थे वहाँ पर। ठीक है, जो इल्तुतमिश है इन्होंने क्या करा, शुरुआत यहाँ पर इक़्तिदारी का सिस्टम, जिसे हम बोल सकते हैं ताकि मनसबदारी, कि जिस कमांडर के पास यानी कि जिस अमीर के पास जितने ज़्यादा सैन्य होंगे उसको इक्ता मिल जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगी उसको, और वहाँ से वो एक से जो कर है वसूल करेगा और उससे ये तनख्वाह भी निकालेगा अपनी, और जो केंद्र सत्ता है उसको भी भेजेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो इक़्तिदार यहाँ पे हुआ करता था उसके अलग अलग नाम थे, चाहे वो निज़ाम हो या नाजिम हो, इक़्तिदार हो, मुक्ता हो, मौलवी हो या वली हो। ठीक है, अलग अलग नाम थे और उनकी जो सलाहियतें थी यहाँ पर उसके आधार पर ही इक़्तिदार मिलती थी उनको, कि अगर सैनिक अच्छे हैं, आपके पास ज़्यादा घोड़े हैं, तो मतलब इक़्ता बड़ा होगा, सैनिक कम है तो जो इक़्ता जो है वो छोटा हो जाएगा यहाँ पर। अब कई सारे इक़्तिदार हो गए तो इन पे निगाह रखने के लिए उन्होंने क्या करा, बनाया इन्होंने एक दीवान बनाया इन्होंने, साहिब दीवान या फिर ख्वाजा, कि जो इक़्तिदार जो है काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस पर निगाह रखी जाएगी इस तरह से। और सेना जो थी बटी हुई थी इनकी सेना थी इनकी 3 भागों के अंदर। एक थी शाही ममलुक जो सुल्तान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, दूसरे थे जो अमीर हैं उसके सैनिक, मतलब जो अमीर है उसके लिए काम करेंगे, मगर अगर ज़रूरत पड़ती है सुल्तान को तो वो सुल्तान के पास पहुंच जाएंगे काम मदद करने के लिए। और एक था हल्का गैर ममलुक सैनिक, मतलब जो भारतीय सैनिक थे ख़ास तौर पर, ये भी सुल्तान के अधीन ही थे, मगर इनका जो ढांचा था बिल्कुल अपना अलग था बिल्कुल यहाँ पर।
और जो सिक्कों के बारे में हम बात करते हैं तो सिक्के भी उन्होंने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे किसने शुरू कर दिए? क्या जो इल्तुतमिश है उसने। दो तरह के सिक्के थे यहाँ पे, एक था टंका चांदी का था, दूसरा था जीता जो तांबे का हुआ करता था। लगभग 175 ग्राम के आसपास ये सिक्के इनका वजन हुआ करता था यहाँ पर। और अगर हम बात करें जो हमें सोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर, उनसे जानकारी मिलती है हमें जो समकालीन इतिहासकार इनके टाइम में रहे। फिर हम आप देख सकते हैं कुतुब मीनार है, ख़ासकर मोन्यूमेंट से लिखा शिलालेख हैं, सब जो जानकारी हमें सिक्कों से मोन्यूमेंट से इस तरह से मिलती है हमें। तो ये वीडियो हमारी जो यहाँ पर थी ममलूक सल्तनत के बारे में, यहाँ पर वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपनी जो खलजी वंश है, जो खलजी सल्तनत, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।